हेलो गाइस, गुड इवनिंग। मैं राकेश सर आप सबका अपने क्लास में वेलकम करता हूं। तो ये 16 क्वेश्चन आप कर लेंगे तो इसमें से ज़रूर आपके 15 मार्क्स पक्के हैं। या तो इसी तरह के क्वेश्चन सेम आ जाएंगे या इसी बेस पर क्वेश्चन बनाकर दिए जाते हैं। तो मैंने ये जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर से सिलेक्ट करके बनाए हैं। तो गाइस ज़रूर इस क्वेश्चन को देखिए, इसे समझिए और इसे सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। इसे कर लीजिए बार बार ताकि इसी तरह के क्वेश्चन जो आए या यही क्वेश्चन आ जाए तो आप आसानी से कर सकते हैं और आपके इसमें से कम 15 मार्क्स तो पक्के ही हैं। तो गाइस ये पूरा वीडियो देखिए, है ना, ऐसा नहीं कि आप क्लिक करके छोड़ देंगे। पूरा वीडियो देखिए, समझिए। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरमेय संख्या है। क्या √3 एक अपरमेय संख्या है? तो जैसे √3 आ जाए, √2 आ जाए, √5 आ जाए, तो आप इसी बेस पर सारे क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो आइए मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। फर्स्ट जो है हल लीजिए। अब मान लेते हैं, मान लें कि √3 एक परमेय संख्या है। हम उल्टा ले लेते हैं, परमेय संख्या है। तो इसलिए √3 इक्वल, जो भी प्रमेय संख्या बनाएंगे तो √3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, a/b, वेर a और जो b है ना, एक सह आभाज्य संख्या है। सॉरी गाइस, एक सह अभाज्य संख्या है। ठीक है, सह अभाज्य संख्या है जहां इनके सार गुणनखंड खंड एक है ना, सिर्फ एक है सार गुणनखंड, कोई दूसरा नहीं है। ठीक है ना गाइस। तो देखिए आप जो है √3 इज इक्वल टू a/b हमने ले लिया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो b √3 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका a, है ना। और ये जो b√3 है दोनों तरफ आप स्क्वायर कर दीजिए तो ये आपका हो जाएगा b√3² इज इक्वल टू a², है ना। दोनों तरफ वर्ग करने पर हमने दोनों तरफ वर्ग कर दिया तो b√3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू a²। क्यों हुआ? क्योंकि हमने दोनों तरफ वर्ग कर दिया। तो पहले आप लेट कर लेंगे √3 को कि एक प्रमेय संख्या है, फिर √3 इक्वल टू a/b लिख देंगे। फिर a और b एक सहवाज्य संख्या ले लेंगे जहां प्रसार गुणनखंड का एक होगा, इससे दूसरा कोई नहीं होगा। और दैट मीन्स √3 इक्वल टू a/b हो जाएगा। हमने यहीं पर लेट कर लिया था, आपसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो b√3 इक्वल टू a हो जाएगा। अब दोनों तरफ अगर वर्ग कर दें तो b√3² इक्वल टू a² हो जाएगा। ठीक है ना। आइए आगे देखते हैं। तब इसका वर्ग कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा b² और √3 का स्क्वायर करेंगे तो ओनली 3 आएगा, इक्वल टू होगा a²। इसका मतलब है कि b² यानी a² जो है a² 3 से भाज्य है, 3 से भाज्य है। अतः प्रमेय 1.3 से जो a है a भी 3 से भाज्य होगा, 3 से यानी 3 से भाज्य होगा। ठीक है, भाज्य होगा, ये लिख देंगे। ये क्वेश्चन फर्स्ट कर लेंगे। नाउ अगेन हम फिर से क्या करेंगे, जो a है ना, उसके जगह कोई दूसरा लेट कर लेते हैं। लेट a इज इक्वल टू 3c। ठीक है, जहां पर c एक पूर्णांक संख्या है। ठीक है, c एक पूर्णांक संख्या है, ये ले लेंगे। और देखिए गाइस, अब इक्वेशन जो हमारा b² इंटू 3 था उसमें इसे रख देंगे। a² की जगह जो है हम 3b², देखिए b² जो था यहाँ पर b² इंटू 3 इक्वल टू a² की जगह हम रख देंगे 3c। तो ये 3c का स्क्वायर हो जाएगा तो b² इंटू 3 इज इक्वल टू 9c² हो जाएगा। 3 × 3, 3 कैंसिल होगा, 3 3 9। ठीक है, अब देखिए
बी स्क्वायर इजकल टू क्या हो गया 3c²। दैट मीन्स जो बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर जो है 3 से भाज्य है ना। इसका मतलब ये हुआ कि बी स्क्वायर जो है 3 से भाज्य है। अतः 1.3 प्रमेय से, फिर प्रमेय से बी भी 3 से भाज्य होगा, 3 से भाज्य होगा। इसे इक्वेशन सेकेंड ले लीजिए। फर्स्ट और सेकंड से देखिए, ए 3 से भाज्य है और बी भी 3 से भाज्य है। दैट मीन्स ए और बी, ए एवं बी का सार्वगुणनखंड, सार्वगुणनखंड क्या निकला, सार्वगुणनखंड जो है 3 है, जो समीकरण 1 एवं 2 से पता चलता है, पता चलता है। अतः √3 परिमेय संख्या सिद्ध होता है, परिमेय संख्या सिद्ध होता है। लेकिन ये तो हमारे गलत मानने से हो गया है ना, लेकिन ये तो हमने गलत माना था इसलिए ऐसा हो गया। लेकिन देखिए आप लिख देंगे, लेकिन इससे विरोधाभास उत्पन्न होता है ना, विरोधाभास उत्पन्न होता है कि √3 एक परिमेय संख्या है ना, संख्या है। यह मेरे गलत मान लेने से हुआ, ठीक है ना। अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। इस तरह गाइस आप √3 के जगह √2, √5, √7 किसी को भी सॉल्व कर सकते हैं, समझ गए। सिर्फ आपको स्टेटमेंट पर ध्यान देना है और ये जो 1.3 थ्योरम हम यूज कर रहे हैं उस पर ध्यान देना है, ठीक है ना। और बाकी सबको इसी पर पुट कर देंगे तो √2, √3, √5, √7 सबको आप सॉल्व कर सकते हैं गाइस, ठीक है। तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को आपको बताते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है। इस तरह सारा क्वेश्चन आप देखिए, आपको बहुत लाभ होगा। इसमें से पक्के जो है 15 मार्क तो आपको जरूर आएंगे। तो आइए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताते हैं। सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए पूरा वीडियो देखिए। और आप जब पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको खुद पता चलेगा कि आपके लिए कितना नेसेसरी है ना, बहुत जरूरी है। इसमें 15 नंबर यानी 15 मार्क्स आपके पक्के ही हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2, दो चर वाले एक रैखिक समीकरण का अद्वितीय हल है, इनका ग्राफ किस प्रकार की रेखाएं प्रदर्शित करेगा। तो हल लीजिए, देखिए अद्वितीय रेखा में क्या होता है, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 ये होता है। और इसमें क्या होता है, अद्वितीय हल होता है, ठीक है ना, अद्वितीय हल होता है। दैट मीन्स एक हल होता है, ठीक है ना। और एक हल होता है तो इसका मतलब प्रतिच्छेदी रेखा होता है। अतः ग्राफ जो है, ग्राफ प्रतिच्छेदी रेखा को प्रदर्शित करेगा। तो इस तरह दूसरे का क्वेश्चन हो गया कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का अद्वितीय हल है, तो इनका ग्राफ किस प्रकार की रेखाएं प्रदर्शित करेगा, तो प्रतिच्छेदी रेखाएं प्रदर्शित करेगा, ठीक है ना, प्रतिच्छेदी रेखा प्रदर्शित करेगा, ठीक है। अगर यहीं पर होता कि अनेक हल है तो संपाती रेखा प्रदर्शित करेगा।
और अगर कोई हल नहीं है तो होगा समांतर रेखा। क्या होगा? समांतर रेखा। कोई हल नहीं होगा तो समांतर रेखा, अनेक हल होगा तो समपाती रेखा, और अद्वितीय हल है तो प्रतिच्छेदी रेखा। थर्ड क्वेश्चन देखिए, यदि समीकरण युग्म x + y = 0 और 2x + ky = 3 असंगत है तो k का मान ज्ञात कीजिए। असंगत का मतलब होता है कि कोई हल नहीं होना चाहिए। और कोई हल कब नहीं होता है? कोई हल तब नहीं होता है जब a1 a2 = b1 b2 is not equal to c1 c2, ये होता है। तो यहाँ पर a1 देखिए 1 और b1 1 है, c हमारे पास कुछ नहीं है, 0 है। यहाँ देखिए a2 जो है 2 है और b2 k है ना। तो हम इन दो का ले लेंगे पहले और इसमें पुट कर देंगे। तो यहाँ सबसे पहले आप यहाँ लिख लीजिए a1 आपका कितना है? 1 है, और b1 कितना है आपका? 1 है, और a2 कितना है आपका? 2 है, और b2 कितना है आपका? k है। b2 कितना है आपका? k है। तो चलिए हम पुट कर लेते हैं इसमें 1/2 = 1/k। ओके, अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो k = होगा 2, k = होगा 2। तो दैट मीन्स k बराबर अगर 2 रख देंगे तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा, ठीक है। और ये आपस में बराबर नहीं होगा, 0/2 लिख देंगे तो आपस में बराबर नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि c इसमें 0 है और यहाँ 3 है, ठीक है ना। तो 0/3 तो इक्वल होगा ही नहीं 0, और यहाँ हो गया 1/2, तो ये दोनों इक्वल होगा, ये इक्वल नहीं है। तो यानी द k का वैल्यू क्या होगा? 2। ये आपका आंसर हो गया है ना। अतः हम लिख देंगे k बराबर 2 के लिए समीकरण का मान असंगत होगा, ठीक है। तो याद रखिए, ठीक है। तो इस तरह ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। फोर्थ क्वेश्चन देखो, 17/2 to the power 2 into 5 का दशमलव स्थानों के बाद शांत होगा। कितने स्थान के बाद शांत होगा ये हमें पता करना है। तो इसमें देखिए नीचे जो 5 है ना, और 2 है, तो जितने बार 2 है उतने बार 5 भी होना चाहिए, ठीक है ना। तो आइए देखिए, जो नीचे कम है हम उसे क्या करते हैं? बढ़ा देते हैं। 2 to the power 5 = क्या होता है? किसी भी परमेय संख्या में आप नीचे ऊपर सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए एक 5 है, यहाँ 2 है ना। तो एक 5 हम बढ़ा देंगे, जितना दोनों को समान कर देते हैं, सॉरी यहाँ 5 होगा, तो दोनों को समान कर देंगे। ये 2 बार है 2, तो 5 को भी 2 बार कर देंगे, यानी दोनों का नंबर समान होना चाहिए। तो जितना आप नीचे बढ़ाओगे उतना ही ऊपर भी बढ़ाओगे। तो 17 5 जा क्या होगा? 85, एंड ये हो गया 2 to the power 2 into 5 to the power 2, तो ये हो जाएगा आपका 85 अपॉन, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10 हो गया और पावर 2 हो जाएगा, ठीक है ना। नाउ ये आपका होगा 85/100। तो देखिए अगर इसे डिवाइड कर देंगे तो 2 0 है नीचे, तो राइट साइड से यानी आपके दाएं तरफ से 2 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा। तो 1 2 यहाँ दशमलव आ जाएगा, ये हो जाएगा। तो आपने कितना देखा? 2 अंक के बाद दशमलव आ जाता है ना। अतः हम लिख देंगे 2 अंकों के बाद 2 अंकों के बाद दशमलव आएगा, है ना, दशमलव आएगा, ठीक है। अब देखो 6th क्वेश्चन देखिए, क्या समीकरण x² + x + 5 = 0 का मूल भिन्न भिन्न होगा? भिन्न भिन्न होगा कब होता है भिन्न भिन्न? जब आपका विभक्तर यानी d जो है 0 से बड़ा निकलता है तो भिन्न भिन्न होता है, ठीक है ना। तब चेक कर लीजिए, यहाँ देखिए हल बहुत आसान है। a बराबर 1 है, b बराबर आपका 1 है, और c बराबर क्या है? 5 है। तो हम d निकाल लेंगे, d = होता है b² - 4ac। तो b आपको हो गया 1² - 4 × 1, और c 5 है। तो यहाँ देखिए 1 का स्क्वायर 1 होगा, और 4 × 1 4 और 5 20, यानी आपका ये हो गया -90, है ना। तो -19 जब ये आ गया यानी ये 0 से कम है। इस तरह आपने अगर देखा 0 से कम हो गया, 0 से कम हो गया तो इसका वास्तविक मान नहीं होगा, वास्तविक मान नहीं होगा। समीकरण का वास्तविक मान नहीं होगा। अतः
अतः इसका कोई भिन्न या समान मान नहीं होगा। ठीक नहीं होगा, ठीक है ना। 7वां क्वेश्चन देखिए, एक पासे को एक बार फेंका गया, पासे पर 6 प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगा। एक बार फेंका गया है, तो यहाँ देखिए हल। सबसे पहले प्रायिकता वाला चैप्टर मैंने बता रखा है, तो आप हमारे सब्सक्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। और इसमें देखिए कहते हैं एक पासा पर कुल रिजल्ट कितने होते हैं, 1 से 6 तक बिंदु होते हैं, 1 से 6 तक अंक होते हैं। तो यानी कुल जो परिणाम होता है वो कितना होता है, कुल परिणाम बराबर होता है 6, ठीक है ना। और जो कहता 6 आने की प्रायिकता, यानी आपका जो संभव परिणाम है वो कितना है, नाम है आपका 1, है ना। तो इसीलिए 6 आने की प्रायिकता क्या हो जाएगा, है ना। 6 आने की प्रायिकता आपको बताना है, तो 6 आने की प्रायिकता बराबर हो जाएगा 1/6। ये आपका आंसर होगा, क्योंकि आपका संभव परिणाम एक ही। आइए 8वां क्वेश्चन देखते हैं। यदि ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंस है DEF से, यदि जो त्रिभुज है वो ABC सर्वांग सम है, DEF का सर्वांग सम है, तो एंगल A बराबर 47 डिग्री है, एंगल E बराबर 83 डिग्री है, तो आपको एंगल C का मान ज्ञात कीजिए। तो चूंकि देखिए आपका जो सॉल्यूशन होगा, ट्रायंगल ABC सर्वांग सम है ट्रायंगल DEF, है ना। तो बाय CPCT क्या हो जाएगा, CPCT एंगल A बराबर हो जाएगा एंगल D, है ना। और एंगल B बराबर हो जाएगा आपका एंगल E, और एंगल जो C है ये इक्वल हो जाएगा आपका एंगल F से, क्योंकि CPCT से सारे साइड और एंगल इक्वल हो जाते हैं। तो यहाँ देखिए एंगल A अगर 47 डिग्री है तो एंगल D भी 47 डिग्री होगा, ठीक है। E यहाँ 83 डिग्री है तो एंगल B भी हमारा 83 डिग्री होगा, ठीक है ना। और हमें C फाइंड करना है, यहाँ F भी नहीं है, तो ये दोनों जो है हमारा वाट है, ठीक है ना। तो देखिए अगर हम ट्रायंगल ABC में चले जाएं तो त्रिभुज के कोणों के योग से, है ना, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है कि नहीं। तो जब 180 डिग्री होता है तो कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री हो गया। आइए इधर सॉल्व कर देते हैं। तो A कितना है हमारे पास, देखिए 47 डिग्री है, हमारे पास B कितना है 83 डिग्री है, तो 83 डिग्री पुट कर दीजिए। एंगल C है नहीं है तो उसको ऐसे रख दीजिए। अब इन दोनों को ऐड कर लीजिए, 7 3 10 0 8 4 12 130 डिग्री प्लस एंगल C इक्वल हो गया 180 अपॉन माइनस 130 को इधर लाएंगे तो माइनस में चला जाएगा, तो 130 माइनस कर दीजिए, ये 50 डिग्री हो जाएगा। तो दैट मीन्स एंगल C जो है आपका निकला 50 डिग्री। तो इस तरह जब कॉन्ग्रुएंस दे रखा हो तो बाकी साइड और एंगल को इक्वल कर दीजिए, आपको जो फाइंड करना है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। आइए 9वां क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दो संख्याओं का HCF और LCM क्रमशः 9 यानी 9 और 90 है। यदि इनमें से एक संख्या 18 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए, है ना। दूसरी संख्या ज्ञात करना है तो देखिए होता है क्या है, ये फॉर्मूला होता है पहली संख्या मल्टीप्लाई दूसरी संख्या बराबर होता है HCF मल्टीप्लाई LCM, ये होता है। पहली संख्या हमारे पास 18 है तो 18 लिख दीजिए, मल्टीप्लाई में दूसरी संख्या नहीं है तो इसको ऐसे ही रखिए, दूसरी संख्या को ऐसे रख दीजिए। और HCF देखिए हमारे पास है, हाँ सॉरी 9 है HCF, और जो LCM है वो हमारे पास 90 है। तो आप क्या कर देंगे, दूसरी संख्या बराबर कर देंगे, इसलिए दूसरी संख्या बराबर आपका हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई 90 अपॉन में 18। इसे रेड्यूस कर दीजिए, 18 1 जा 18 5 जा, तो क्या हो गया 9 इंटू 5 है, तो इज इक्वल टू आपका हो गया 9 5 जा 45। ये आपका आंसर हो गया। दूसरी संख्या आपके पास क्या निकला 45, ये आपका आंसर है, ठीक है गाइस। आइए 10th क्वेश्चन देखते हैं। 140 को अभाज्य संख्या के रूप में
गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है आपको, 140 का गुणनफल निकालना है। तो देखिए हल, इसका एलसीएम निकाल लीजिए 140, इसका एलसीएम निकालते हैं 2 से 7 जा, फिर 235 जा लग जाएगा, फिर 5 जा लग जाएगा, फिर 7 जा लग जाएगा, है ना, 7 1 जा 7। तो दैट मीन्स 140 का अभाज्य गुणनफल हो जाएगा आपका 2 × 2 × 5 × 7। ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह कभी भी अभाज्य संख्या निकालने के लिए आए तो उसका एलसीएम कर दीजिए, फिर उसको इस तरह लिख दीजिए, ये आपका हो गया आंसर। ठीक है। 11वां क्वेश्चन देखिए, यदि जीतने की प्रायिकता 0.05% है तो हारने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। हारने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो कुल जो प्रायिकता होता है वो हमेशा 1 होता है। तो देखिए पीई नोट मतलब प्रायिकता नहीं होने की, नोट पीई जो होता है वो क्या होता है, नोट पीई, ये दोनों मिलकर हमेशा 1 होता है। ये दोनों मिलकर हमेशा क्या होता है, 1 होता है ना। मान लीजिए 1% होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, पी यानी जीतने की प्रायिकता आपको दे रखा है 0.05%, तो प्लस नोट पी माने जीतने की प्रायिकता नहीं है वो हो जाएगा। अब इसमें से माइनस कर देंगे तो नोट पी, नोट पी इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस 0.05%। अब इसे माइनस कीजिए तो देखिए माइनस कैसे करेंगे, 1 के बाद 2 जीरो ले लीजिए, 0.05। या आप सामने सामने लिखिए पॉइंट को, अगर इधर नहीं कोई अंक है तो 0 लगा दीजिए। अब 0 में से तो 5 माइनस नहीं हुआ, तो यहाँ से देखेंगे तो 0, ये 10 हो जाएगा, ये 0 इसमें देखेंगे 10 हो जाएगा, और ये 9 हो जाएगा। 10 में से 5 गया तो 5 हो जाएगा, 9 का 9 हो जाएगा, यहाँ 0 आ गया। तो यानी आपका जो आंसर हो गया 0.95%, है ना। अतः ये आपका आंसर हो गया। 12 क्वेश्चन देखिए, समांतर श्रेणी 21, 42, 63, 84 का कौन सा पद 210 होगा, कौन सा पद 210 होगा। तो आइए हल लेते हैं। इसमें पहले देखिए A1 आपके पास कितना है, 21 है, और A2 कितना है आपके पास, 42 है। तो D कितना होगा आपके पास, D बराबर होगा A2 माइनस A1। तो दैट मीन्स ये आपके पास हो गया A2 कितना है, देखिए 42 माइनस 21 इज इक्वल टू 21। ठीक है ना, यानी आपका D निकल गया 21। लेट AN बराबर जो है, AN बराबर आपका है 210, है ना। तो AN का फॉर्मूला लिख देंगे, A प्लस N माइनस 1 इंटू D इक्वल टू 210। ठीक है। अब यहाँ पर A रख लीजिए, तो A हमारे पास 21 है, N हमारे पास नहीं है, लेकिन हमारे पास D 21 निकला, 200। ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे, देखिए उसके बाद और 21 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 21 प्लस 21 N माइनस 21 इक्वल टू 210। ठीक है। आप देखिए 21 में से 21 माइनस हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, है ना। यहाँ और लिखते जाइए, 21 N इक्वल टू हो जाएगा 210, दैट मीन्स N इक्वल टू हो गया 210 अपॉन 21। इसे रिड्यूस कर दीजिए, N निकल गया आपका 10, है ना। 21 10 जा 210 हो जाएगा, है ना। तो दैट मीन्स जो है दसवां पद बराबर, दैट मीन्स 10वां पद बराबर क्या हो जाएगा आपका 210 हो जाएगा, है ना। तो ये आपका आंसर हुआ। ठीक है, ये आपका आंसर हुआ। आइए 13 क्वेश्चन देखते हैं। वो द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्य 3 प्लस √5 तथा 3 माइनस √5 है। यानी यहाँ देखिए आपका जो अल्फा है वो गिवन है 3 प्लस √5, और जो बीटा है वो गिवन है 3 माइनस √5, ये दिया है। ठीक है ना। आपको बहुपद ज्ञात करना है तो बहुपद का फॉर्मूला होता है गाइस, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, ये अल्फा है, इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये फॉर्मूला होता है। तो इसमें पुट कर दीजिए, तो देखिए x² का x² ही आ जाएगा, यहाँ अल्फा की जगह 3 प्लस √5 हो जाएगा, फिर प्लस 3 माइनस √5 बीटा की जगह आ जाएगा, फिर यहाँ x होगा, और यहाँ देखिए 3 प्लस √5
इंटू 3 माइनस √5 अल्फा इंटू बीटा हो गया। अब इक्वल कर दीजिए तो एक्स स्क्वायर, यहाँ √5 कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस एक में से गया कुछ नहीं बचा, यहाँ 6 बच जाएगा, 6 को एक्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए 6x हो गया। और यहाँ देखिएगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा, यानी 3a स्क्वायर बनेगा और फिर माइनस √5 का स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है ना। तो स्क्वायर से √5 कैंसिल हो जाएगा, फिर इक्वल हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x और प्लस 3 3 जा 9 और माइनस 5 हो गया। तो ये आपका आंसर आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस -5 माइनस कीजिए 4। तो ये आपका बहुपद आ गया। देखिए फोर्थ क्वेश्चन, एक वृत्त का क्षेत्रफल 616 वर्ग सेंटीमीटर है, इसकी परिधि ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर क्षेत्रफल दिया गया है, तो आइए सॉल्यूशन लेते हैं। हल में क्षेत्रफल है, यानी क्षेत्रफल बराबर 6 से 16, यह इसका फॉर्मूला डाल दीजिए, पाई आर स्क्वायर बराबर 6 से 16 है ना। अब हम क्या करेंगे, तो पाई आर स्क्वायर यानी आर बराबर कर लेते हैं, आर स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा तो 6 से 16 अपॉन में पाई आ जाएगा, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, तो 6 से 16 अपॉन 22/7 होता है, तो 22 नीचे रहेगा और 7 ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना। अब इसे रिड्यूस कर लीजिए, 11 2 जा 11 5 जा 55, इसमें 6 आ जाएगा, 11 6, ठीक है। फिर 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, इस तरह रिड्यूस हो जाता है। तो इसका आंसर निकल गया 28 × 7, ठीक है ना। अब आर स्क्वायर है, तो यहाँ भी स्क्वायर में बदल दीजिए, 28 को हम कर सकते हैं 2 × 2 × 7 × 7, ठीक है, इतना हम कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 7 का स्क्वायर, है ना। तो यानी आर बराबर हो जाएगा आपका 2 × 7 = 14 सेंटीमीटर, ठीक है। आइए अब इसका परिधि निकाल लेते हैं। परिधि देखिए कितना आसान है ना। परिधि इक्वल टू होता है 2πr, तो 2 × 22 × r, देखिए यहाँ पर 14 निकला तो 14 ले लेंगे और 22/7 आ जाता है पाई का वैल्यू। तो 7 से देखिए कैंसिल हो जाएगा, 2 जा, तो ये आपका आंसर है 2 × 22 है ना, इंटू ये 22 है गाइस 2, इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका आंसर आ गया 22 जा 44 और 44 को 2 से मिले 88 सेंटीमीटर, ये आंसर है। ये आपका परिधि निकल गया। तो इस तरह एरिया के बराबर करके आप आर फाइंड कर लेंगे और आर की सहायता से वृत्त का परिधि निकाल लेंगे, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए गाइस 15th क्वेश्चन देखते हैं। द्विघात समीकरण 3√3x² + 10x + √3 = 0 दे रखा है। द्विघात समीकरण है, इसका विविक्तर ज्ञात करना है, आपका डी निकालना है। तो ये हल लेते हैं। पहले इसमें लिख दीजिए a = कितना है आपका 3√3 है, b = कितना है 10 है और c = कितना है √3 है प्लस में। तो d यानी विविक्तर को d कहते हैं हम, है ना। तो डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। तो विविक्तर यानी d = हो जाएगा b² - 4ac, ठीक है ना। तो दैट मीन्स ये आपका हो जाएगा b, देखिए 3√3 का स्क्वायर है, b, सॉरी यहाँ गलती हो गई, माफी चाहता हूँ गाइस। b यहाँ पर 10 है, तो यहाँ हम ले लेंगे 10² - 4 × 3√3 और c देखिए यहाँ पर √3 है, तो √3 ले लेंगे, ठीक है गाइस। ये हो गया 100। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 4 × 3 और इंटू √3 का पहले स्क्वायर कर लेते हैं, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है गाइस। तो ये आपको हो गया 100 - 4 3 जा 12, 12 3 जा 36। अब इसे माइनस कर दीजिए तो कितना आएगा 64, है ना। तो 64 क्या आ गया आपका विविक्तर हो गया। तो सो दैट्स वाई डी = यानी विविक्तर = हो गया 64, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। आइए 16th क्वेश्चन देखिए। किसी एपी का nवां पद 7 - 4n है। गाइस क्षमा चाहता हूँ, थोड़ी मिस्टेक हो गई थी नोट करने वक्त, तो इस पर इग्नोर कीजिए, इसको इग्नोर कीजिए। किसी एपी का nवां पद 7 - 4 है, इसका सार अंतर ज्ञात करना है। तो देखिए nवां पद यानी an बराबर इतना दे रखा है, तो बहुत आसान है इस तरह का क्वेश्चन करना, घबराइए मत। अब सीधे लिख दीजिए an बराबर 7 - 4n, ठीक है। अब n की जगह 1 ले लीजिए, n = 1 लेने पर, ठीक है ना, लेने पर। तो a1 = क्या हो जाएगा 7 - 4 × 1, क्योंकि यहाँ भी n है तो यहाँ भी 1 आ जाएगा, तो 7 - 4 = हो जाएगा 3। नाउ n = 2 लीजिए, है ना। तो a2 = क्या हो जाएगा 7 - 4 × 2,
तो ये आपका हो जाएगा 7 माइनस 8 इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो A2 आपका आ गया -1। तो ये गाइज यहाँ मैं सॉल्व कर देता हूँ। तो D इक्वल टू क्या होता है, आपको फॉर्मूला याद होगा, A2 माइनस A1। आपको A1 A2 चाहिए D निकालने के लिए, वो मिल गया आपको। तो A2 देखिए -1 है, फिर माइनस, और देखिए A1 कितना है, 3 है, तो यहाँ 3 डाल दीजिए। देखिए हो गया -1 -3, यानी दोनों ऐड हो जाएगा, लेकिन साइन माइनस का ही रहेगा गाइज। तो 3 1 4, तो दैट मीन्स आपका D इक्वल टू हो गया -4, सार बनतर इक्वल टू -4, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है गाइज, तो इस तरह मैंने आपको 16th क्वेश्चन सॉल्व करके बताया है, जो कोई 2 मार्क्स के हैं और 1 मार्क्स के हैं। तो गाइज इसी तरह के क्वेश्चन बन के आते हैं पेपर में, और मैंने प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन लिया है, तो आप जरूर इस क्वेश्चन को कीजिए, और मुझे पूरा विश्वास है कि इसी तरह के क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाएंगे, या हो सकता है सेम टू सेम दे दे, इसीलिए आप इसको कर लीजिए। गाइज अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, मैं रोज वीडियो अपलोड करूंगा, तो आपके पेपर की तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। गाइज मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।